हाय एवरीवन। मैं आज एक थोड़ा सा अगेन फ्यूचर के टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा, ऐसे ऐसी चीज़ के ऊपर जो शायद आप लोगों को अभी समझ ना आए, और मैं कोशिश करूँगा कि इस पे 3 या 4 और वीडियो सीरीज़ बना सकूँ, ताकि मैं अपना पॉइंट बड़े आराम से धीरे धीरे करके समझा सकूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा 1 नवंबर की यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग के ऊपर बेस्ड है। और शायद अगर आप लोगों ने कुछ सुना हो, मैंने पिछला कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि यूएस मोस्ट प्रोबेबली 1 नवंबर की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और ये यूएस के लिए ज़रूरी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो उनको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। असल में 1 नवंबर की मीटिंग में भी पता चला है कि यूएस ने अपने ट्रेजरी बिल्स का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, सेम रखा है, जिसकी वजह से 2 साल का ट्रेजरी बिल होता है जो अगर आप अभी खरीदेंगे यूएस का, और ट्रेजरी बिल 2025 में मैच्योर होगा, उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। पर 10 साल का ट्रेजरी बिल जो है 2023 में अगर आप खरीदेंगे तो 2033 में मैच्योर होगा। उसमें इश्यूज़ आ गए हैं। उसमें ये इशू आ रहा है कि बेसिकली मोटा मोटा आप ऐसे लेके चलिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन ले रही है। उस लोन के पैसे से अमेरिकन गवर्नमेंट स्पेंडिंग करी, अपनी तरफ से पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि लोग इकोनॉमी में खर्च नहीं कर पा रहे। तो वो खर्च करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वॉर चलती रहे, ताकि वो वॉर टाइम इकोनॉमी की तरह बेसिकली लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, इन सबको खूब पैसा दे सके, जिससे उन लोगों के पास नौकरियां आएँ, वेपन्स बने, और वो वेपन्स दूसरी कंट्रीज़ को भेजा जाए और लड़ाई चलती रहे। और क्योंकि इस सब चीज़ को करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा खर्च कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट एक ऐसे लूप में फंस गई है जहाँ पे अगले साल इलेक्शन है और इकोनॉमी नहीं बैठाई जा सकती, और उसको पता है कि इकोनॉमी चलाने के लिए उसको बार बार ये पैसा खर्च करना पड़ेगा। और वो पैसा तभी खर्च हो सकता है जब लड़ाइयाँ चलती रहें। सो अब बेसिकली लूप ये है कि अगर आप देखें कि अमेरिकन इकोनॉमी के नंबर्स, जीडीपी ग्रोथ रेट है बहुत अच्छा है, बट उसका एक्चुअली 1/4% इनफैक्ट ग्रोथ का यूएस स्पेंडिंग ऑन वेपन्स एंड आर्म्स उससे आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली देखा जाए तो धीरे धीरे अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लग गई है, और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कम होने लग गए हैं। तो अब ये है कि अगर गवर्नमेंट खर्च नहीं करती है तो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट कंट्रोल कर लेगी, पर इकोनॉमी बैठ जाएगी और जो बाइडेन अगला इलेक्शन हार जाएगा। अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो इकोनॉमी तो चलेगी, पर गवर्नमेंट को कभी ना कभी वो लोन देना पड़ेगा, वो पैसा वापस करना पड़ेगा, और उस पैसे पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट। आप ये समझने की कोशिश करिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो गवर्नमेंट को कम पेमेंट देनी पड़ेगी। पर प्रॉब्लम ये कि अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, गवर्नमेंट को कम पेमेंट देनी पड़ेगी, तो बदले में महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स कहे कि भाई इन्फ्लेशन होता रहे, महंगाई बढ़ती रहे, और मैं बस ना पैसे छापता रहूँ और बांटता रहूँ वेमार रिपब्लिक की तरह। मैं इस बात पर आऊँगा। उससे प्रॉब्लम ये होता है, जो जो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट बेसिकली ट्रेजरी बिल इशू करती है, उसका एक रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा लोन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ट्रेजरी बिल का, और उसी हिसाब से फिर ट्रेजरी बिल खरीदने वाले लोग आएंगे। अगर पता चले कि भाई लोन तो बहुत बड़ा है और इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, तो कोई कोई रिस्क क्यों लेगा। लोग कहेंगे भाई हम नहीं खरीद रहे इनके ट्रेजरी बिल, तो उस हिसाब से ट्रेजरी बिल की रेटिंग गिर जाएगी। तो ये एक्चुअली बड़ा अजीब सा लूप है। पर मैं इस लूप पे क्यों आ रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये वक्त जो अमेरिका का है, ये एग्जैक्टली 1919 से 1933 तक का सिमिलर वक्त बनता जा रहा है। ये वो वक्त था, क्योंकि 33 तक वाइमार रिपब्लिक था। वाइमार रिपब्लिक ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी कि उनके यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के हिसाब से उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे वापस करने थे वॉर हारने के लिए वजह से, और उन्होंने काइज़र विल्हम टू को हटा दिया था। तो बेसिकली क्या था, वेमार रिपब्लिक के टाइम पे एक अजीब सा सिस्टम हो गया था कि अगर आप ये वक्त देखें तो उस टाइम पे कल्चरली जर्मनी वॉज डूइंग अमेजिंग। मतलब जर्मनी में गोल्डन ट्वेंटीज़ था, बर्लिन में बाउ हाउस था, एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी हद तक आप यूएस में देख सकते कि लिबरल्स बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ें बना पा रहे, बोल पा रहे, देख पा रहे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग रियलिटी से दूर थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि
1% का तो बहुत फ़ायदा होगा जो टॉप में होंगे, और पर नीचे की मिडिल क्लास धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और फिर उस मिडिल क्लास को शांत करने के लिए एक पॉपुलर वॉर करनी पड़ेगी, मतलब यूएस को एक वॉर चाइना में करनी पड़ेगी, या मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, जर्मनी में क्या होता है, राइज ऑफ नाजीज़म। अगर आपको याद हो, नाजीज़ ने इसी जर्मन वर्कर्स पार्टी बेसिकली जो थी, ठीक है ना, जो नाजी पार्टी थी, उन्होंने यही कहा था कि भाई तुम क्यों परेशान, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों महंगाई झेल रहे हो। तो बेसिकली हिटलर ने इस चीज़, लोगों के अंदर का जो गुस्सा या आक्रोश था, इस चीज़ को टैप करके, क्योंकि हिटलर बहुत अच्छा बोलता था, उसने उसी तरीके से पावर में आया। कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे, अभी तो नहीं, बट अगले 7-8 साल के अंदर यूएस को एक बहुत बड़ी वॉर करनी पड़ेगी, और यूएस बहुत हद तक उसी डायरेक्शन में चल रहा है। बहुत ज़्यादा नोट छाप रहे हैं वो, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो उनका सिस्टम था, डॉलर सिस्टम, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। कई सारे देश जैसे इंडिया अब काफ़ी हद तक बायलैटरल ट्रेड डॉलर में नहीं करता है, दुबई से गैस खरीदता है, रुपये में ख़रीदता है, अलग अलग देशों से खरीदता है सामान। जो वसाल स्टेट्स थे, जिस तरह अगर आप सोचे पोरस ग्रीक्स का जब कोलैप्स हुआ था, कि उनके जितने भी सत्रप्स थे, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ सब में, उन सब ने उनके सुननी छोड़ दी थी। वो कह रहे थे कि भाई तुम अपने हिसाब से चलाओ। सेम चीज़ कुछ हद तक यूएस के साथ भी होती जा रही है। और यूएस को कुछ इस वक्त, जब यूएस बहुत ज़्यादा लोन नहीं ले सकता है, इकॉनमी एक्चुअली बहुत बुरी हालत में, तब भी यूएस को $105 बिलियन का एक क्या कहते हैं, फंडिंग पैकेज करने की कोशिश पड़ रही है। और ऐसे वक्त पे जब वहाँ पे पॉलिटिकल डिवाइड बहुत बढ़ गया है, मतलब डेमोक्रेट्स एकदम इस तरफ, रिपब्लिकन्स एकदम इस तरफ हैं, एंड इलेक्शंस बड़े क्लोजली कंटेस्टेड है। मतलब मेरे को इस बारी शक है कि जो बाइडेन बड़े आराम से जीतेगा, क्योंकि पिछली बारी बड़े सारे अरब अमेरिकन, जो करीब 1.5% पॉपुलेशन है, और 3 बड़े स्टेट्स जहाँ पे ट्रंप हारा था, उन्होंने सब जो बाइडेन के लिए वोट दिया था, और इस बारी वो कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंस के लिए वोट देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 2023 में हैं, पर हो सकता है कि 2025 तक, क्योंकि अमेरिका अनलिमिटेड पैसे छाप सकता है, उन्होंने मान लिया इस बात को, पर 2025 के बाद या 26 के बाद अमेरिका को एक बहुत बड़ी वॉर करनी पड़े। क्योंकि ये बात तो पक्की कि 2024 में अमेरिका खुद से तो कभी किसी लड़ाई में कूदेगा नहीं। और चाइना को ये पता चल चुका है कि 2 फ्रंट खुल चुके हैं, एक रशिया यूक्रेन वाला फ्रंट खुल चुका है, दूसरा फ्रंट खुल चुका है खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में, और तीसरा फ्रंट मेरे ख्याल से चाइना कोशिश करेगा कि हो सकता है कि वो नॉर्थ कोरिया को कन्विंस कर ले कि एक छोटी सी वॉर आप साउथ कोरिया से करो, या किसी ऐसे, या चाइना खुद ताइवान पे हमला कर दे। एंड उस हिसाब से फिर अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे छापने पड़ेंगे। अमेरिका के पास एक ब्लू वाटर नेवी है, पर मुश्किल ये होती है कि लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और वैसी डी डॉलराइजेशन और कमोडिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक उस दिशा में चीज़ें जा रही हैं, जहाँ पे आप अगले 7 से 10 साल में देखेंगे कि अमेरिका की जो शक्ति है, ग्लोबल पावर जो है, वो काफ़ी हद तक कम होगी, और वो कुछ ऐसी ऐसी वॉर्स में जाएगा जो वो चाहता नहीं होगा। तो ये मेरा एक बहुत छोटा सा एनालिसिस है। मैं इसके ऊपर एक्चुअली और चीज़ें भी करूँगा, यहाँ तक कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ हिस्से भगवद गीता, बाइबल, अलग अलग जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनसे निकालने की कोशिश करूँगा कि ये कितनी सेंस बनती है इसमें। बट मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक अमेरिका एक बड़े अजीब से लूप में फंस गया है। और जिस तरह कहते हैं ना, माओ जेडोंग ने पहले सोचा कि भाई कल्चरल रेवोल्यूशन करने से पहले इंडिया से एक लड़ाई कर लो, पर वहाँ पे तो खैर चलो हमारे नेहरू जी थे, तो कुछ और ही डायरेक्शन में चीज़ें चले गई। अमेरिका को भी शायद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक बड़े महायुद्ध की। चलिए मैं इस पर रखता हूँ, और मैं धीरे धीरे इस पर और वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। मैं ट्रेजरी बिल्स के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, इंटरेस्ट रेट और इन सब चीज़ों के ऊपर बनाऊँगा, और मैं इस बात के ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा कि क्यों मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट पे, गाज़ा वर्सेस इज़राइल, ये लड़ाई उतनी आसान नहीं जितना लोग सोच रहे हैं, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। थैंक यू, गुड बाय।